हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की सप्लीमेंट्री बुक विस्टास के लेसन नंबर सेकेंड, जिसका हेडिंग है द टाइगर किंग अर्थात बाघ राजा, और इसके राइटर का नाम है कल्कि। यहाँ पर बिफोर यू रीड में लेखक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, मनुष्यों का जंगली जानवरों के प्रति सामान्य दृष्टिकोण क्या होता है। तो इसी के जवाब में यहाँ पर इस कहानी के अंदर जो हमारे प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं, उनके जो 100 बाघों को मारने की उनकी कसम है, उसी के बारे में यहाँ पर इस कहानी को वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या कोई इंसान अपनी मौत को धोखा दे सकता है। प्रतिबंधपुरम के महाराजा ने 100 बाघों को मारने की कसम खाई सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन क्या वे इसमें सफल हुए या फिर नियति ने उनके साथ कोई ऐसा खेल खेल दिया। आज हम इस कहानी में कल्कि के द्वारा लिखी गई है पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा जो इस कहानी के नायक हैं, उन्हें महाराजा, जमेदार, जनरल, किलेदार, मेजर और ऐसे ही कई उपनामों से जाना जाता है। और लेकिन अगर हम संक्षिप्त में इसका नाम रखें तो बाघ राजा इनको मान सकते हैं। उसकी जो मृत्यु का ढंग है वह बहुत ही असामान्य रुचि का था, और उसकी मृत्यु का सबसे अनोखा पहलू यह था कि जैसे ही वह पैदा हुआ, ज्योतिषों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन बाघ राजा को वास्तव में मरना पड़ेगा। तो अब जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है, उसमें जो भविष्यवक्ता थे उनके सामने जब ये बात भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई और उन्होंने कहा कि जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है उसे एक दिन मरना पड़ता है। तो उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला, और वो कहता है, ओ बुद्धिमान संतो, जो पैदा होते हैं उन्हें एक दिन मरना ही होता है। आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बता सकें तो मृत्यु का तरीका बतलाइए कि मेरी मृत्यु कारण किस प्रकार रहेगी और क्या उसका कारण रहेगा। तो जो प्रमुख ज्योतिषी था उसने उसकी आवाज़ को सुनकर के पहले तो आश्चर्यचकित हुआ और फिर कहता है कि राजकुमार, तुम्हारा जन्म वृषभ काल में पैदा हुआ है। वृषभ और बाघ शत्रु हैं, इसलिए बाघ के द्वारा मृत्यु होगी। यह तुम मृत्यु के कारण इस प्रकार से जान सकते हो। जैसे ही उसने ये शब्द सुने, उसने गुर्राहट भरी आवाज़ निकाली और कहा, बाघो सावधान हो जाओ, अर्थात वह बाघों को मारने का प्रण करता है। अब जो राजा था, राजकुमार था, जंग बहादुर, दिन प्रतिदिन लंबा और शक्तिशाली होता गया। एक अंग्रेज नर्स के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया, अंग्रेजी अध्यापक के द्वारा उसको पढ़ाई कराई गई। इन सब बातों के होते हुए अब महाराजा को बाघ का शिकार करना शुरू करना था। उन्होंने इसका शिकार शुरू कर दिया, और महाराजा को रोमांच की कोई सीमा नहीं रहती है जब उन्होंने पहला बाघ मार दिया। और वह जाकर के ज्योतिषी को कहता है, अब तुम क्या कहते हो। तो वह महाराज कहता है, महाराज, इस प्रकार के 99 बाघ मारो। और वह कहता है, किंतु आप 100वें बाघ से सतर्क रहना पड़ेगा। जब 100वां बाघ भी मर जाएगा तब क्या होगा। जब वह राजा प्रश्न पूछता है तब वह कहता है, तब मैं अपनी सारी ज्योतिष की पुस्तकें को फाड़ डालूंगा और उसके अंदर आग लगा दूंगा, अर्थात 100वें बाघ को मारना तुम्हारे लिए असमर्थ हो तुम, इसको मारना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अब ज्योतिषी की बात सुनकर के महाराजा के अतिरिक्त सभी बाघ करने वालों को शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि उसका निशाना चूक गया, बाघ उस पर झपट पड़ा और वह अपने खाली हाथों से ही उस जानवर से लड़ने लगा, और हर बार राजा जो था वह विजय हो जाता था। एक ऐसा समय आया जब उस राज्य के अंदर एक ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया, और बाघ के शिकार का वह बहुत शौकीन था, और बाघ के शिकार के साथ ही उसको फोटो खिंचाने का बहुत शौकीन था। तो उसने महाराजा को कहा कि मुझे शिकार करना है, लेकिन महाराजा इस बात पर अड़िग रहे कि वह शिकार नहीं करने देंगे, और उन्होंने आज्ञा देने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी के सचिव ने दीवान के माध्यम से महाराजा को एक संदेश पहुंचाया कि अंग्रेज अधिकारी जो हैं स्वयं बाघ का शिकार नहीं करेंगे, लेकिन मरे हुए बाघ के पास खड़े होकर के हाथ में बंदूक लिए फोटो खिंचवाना चाहते हैं। ब्रिटिश अधिकारी बाघ के शिकार के लिए आग्रह करेंगे। तब महाराजा और दीवान की इस विषय पर कई मंत्रणा हुई, लेकिन फिर वह इस बात पर सहमत नहीं हुए कि नहीं, अगर मैंने एक बार अंग्रेज अधिकारी को मारने दिया बाघ को तो यह परंपरा बन जाएगी, और उन्होंने इसको मना कर दिया।
तब महाराज और दीवान के बीच इस बात पर बहुत मंत्रणाएं हुई। अलग अलग प्रकार, तो वो जो ब्रिटिश अधिकारी था उसको खुश करने के लिए अलग अलग डिजाइन के हीरे जड़ित मूल्यवान अंगूठियों के नमूने मंगाए गए और महाराज ने ये सारी अंगूठियाँ अंग्रेज अधिकारी की पत्नी के पास पहुँचा दी। उस अंग्रेज अधिकारी की पत्नी ने इन अंगूठियों में से एक दो चुनने की बजाय सारी ही अंगूठियाँ अपने पास में रख ली। लेकिन महाराज जो थे वह जौहरियों के यहाँ से 3 लाख रुपए का जब बिल आ गया तो भी वह प्रसन्न थे, क्योंकि 3 लाख का नुकसान उठाने के बाद भी उस राज्य को सफल करने में, उसको अपना राज्य बचाने में वह सफलता प्राप्त कर चुके थे। अब बाघों को मारते मारते लगभग 10 साल हो चुके थे और बाघों को लगभग मारने की संख्या 70 तक पहुंच गई थी। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की संख्या बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी। अब महाराज को चिंता हुई कि मैं क्या करूं जिससे बाघों की संख्या यहाँ पर लुप्त होने के बाद अब मेरे पास बाघ मारने के लिए बचे ही नहीं हैं। तो उन्होंने दीवान साहब को बुलाया और उनको कहा कि तुम खोजो किसी राज परिवार की शाही लड़की से मैं शादी करूं जिस राज्य में शाही सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या हो, और बाघों को मैं वहाँ जब मारूंगा तो मेरी संख्या जो है वह पूरी हो जाएगी। अब ऐसी उचित जो लड़की थी वह उन्हें मिल भी गई और पड़ोस के राज्य में उन्होंने उस युवती से शादी कर ली। शादी करने के पश्चात जो जंग बहादुर हैं वह अपने ससुर के पास जाते और 5 या 6 बाघ मार देते और इस प्रकार प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष में 99 बाघों की खाल जो थी वह सुशोभित हो चुकी थी। लेकिन महाराज की चिंता उस समय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जब बाघों की गणना करने पर केवल 1 बाघ शेष रह गया था। यदि वह एक जानवर को मार दें तो महाराज जो है वह भयमुक्त हो जाएंगे और वह बाघों को मारने का शिकार करने का भी त्याग कर देंगे। अब लेकिन 1 बाघ उनको कहीं से भी मिल नहीं रहा था। महाराज जो थे वो उदासी में डूब गए। उनकी प्रसन्नता का समाचार मिलना मुश्किल हो चुका था, निराशा दूर हो ऐसी कोई भी घड़ी नहीं थी। लेकिन एक गांव से खबर आती है कि गांव के अंदर भेड़ों की संख्या जो थी वो गायब हो रही थी। महाराज ने जब सुना ऐसा तो उन्होंने उस गांव के लोगों को बुला करके कहा कि मुझे 1 बाघ अगर मरा हुआ दे देते हो तो मैं तुमको 3 साल का लगान है वो माफ़ करने की घोषणा करता हूँ। और वह वहाँ पर शिकार करने के लिए रवाना हो जाते थे। बाघ जो था वह आसानी से मिलता नहीं है और बाघ को मिलने तक जंगल छोड़ने का इनकार कर दिया था। महाराज का गुस्सा और जिद बढ़ती चली गई। बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई थी। दीवान जो थे इस बात को सोचते हुए घर चले गए कि महाराज को अगर जल्दी ही बाघ नहीं मिलता है तो परिणाम संकट उत्पन्न करने वाले होंगे। उसकी जान में तब जान आ जाती है जब मद्रास का जो राष्ट्रीय उद्यान था वहाँ से बाघों को देखा और उसके घर में छिपा करके वहाँ पर रखा गया था। दीवान स्वयं कार को चला करके जंगल तक ले गए और उस बाघ को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाए, इस आशा में वह उसको कार में बिठा करके जंगल में ले जाते हैं। महाराज को बुलाया गया। महाराज जंगल में आते हैं और सावधानी से पूर्व निशान लगाते हैं और बाघ जो था वो बेचारा सिकुड़ करके ढेर होकर के गिर गया जब राजा ने अपनी गोली से उसको ऊपर निशान लगाया। बंदूक की गोली लगते ही बाघ जो था वो ढेर तो हो गया, लेकिन 100वां बाघ मार दिया। इस प्रकार की मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। महाराज खुश होकर के अपनी कार में बैठ करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन शिकारी जो थे वह बाघ को नज़दीक से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि बाघ तो सिर्फ बंदूक की गोली की आवाज़ से ही वहाँ पर बेहोश हो गया था, बल्कि मरा नहीं था। ऐसा जब उन्होंने देखा तो उन्होंने महाराज को पता नहीं चले ऐसे पास में बंदूक रखी और उस बाघ को वहाँ पर ढेर कर दिया और उसको मार दिया। जैसा कि महाराज का आदेश था, मृत बाघ को उस कस्बे से ले जाया गया और दफनाया गया और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर मकबरा भी बना दिया गया। अब कहानी के अंदर एक दूसरा मोड़ और आता है जिसमें महाराज के पुत्र का तीसरा जन्मदिन था और वह उसे जन्मदिन पर कुछ विशेष उपहार देना चाहते थे। इसके लिए वह बाजार में जाकर के दुकानों पर भेड़ के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। तभी एक खिलौने वाले की दुकान पर लकड़ी का बना हुआ उन्होंने बाघ देखा और निश्चय किया कि यही सबसे उपयुक्त उपहार है। उन्होंने दुकानदार से इसकी कीमत पूछी। दुकानदार भी महाराज के सामने अधिक से अधिक मूल्य बता करके अपनी कला को प्रदर्शित करना चाहता था। उन्होंने उस बाघ का मूल्य 300 रुपये बता दिया और महाराज ने खुशी खुशी उस बाघ को खरीद लिया।
अब एक नया संकट, जब बाघ को जन्मदिन पर भेंट किया गया, एक नया संकट पैदा होता है। जिस लकड़ी के बाग से महाराज और वो छोटा बच्चा खेल रहे थे, उस बाग को बनाने वाला जो कारीगर था वो बहुत ही अकुशल था। उसने उसका जो धरातल था बहुत खुरदरा बनाया था और उसकी छोटी छोटी फांसें बाहर निकली हुई थी। एक फांस जो है वो महाराज के दाहिने हाथ में चुभ जाती है और बाएं हाथ से खींच करके उसे बाहर निकालते हैं। राजकुमार के साथ फिर से खेलने लग जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन महाराज के दाहिने हाथ में जहर फैल जाता है और 4 दिनों में ही यह दर्द जो करने वाला था घाव बन गया और जो उनके पूरे हाथ के अंदर फैल गया। महाराज का इलाज करने के लिए 3 बहुत ही प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक मद्रास से बुलाए गए। उन्होंने विचार विमर्श किया और महाराज की शल्य चिकित्सा की और चिकित्सा कक्ष से बाहर आते हुए उन्होंने घोषणा की कि ऑपरेशन सफल रहा, महाराज मर गए। इस प्रकार 100वें बाघ ने अंत में महाराज का बदला ले लिया और उनको अपने मृत्यु का कारण बनने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार हमारी जो कहानी है यहीं पर समाप्त हो जाती है।